चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हमारे पासपोर्ट, सिक्कों और झंडे पर दिखने वाले इन निशानों को तो हम सब रोज ही देखते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनके पीछे की असली कहानी क्या है? दरअसल ये कोई आम डिजाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे और प्राचीन इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का सिंह स्तंभ, ये हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी जड़ें कोई 100-200 नहीं, बल्कि पूरे 2300 साल पुरानी हैं। ये हमें प्राचीन भारत के एक ऐसे महान सम्राट की याद दिलाता है जिसकी कहानी भयंकर विनाश से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े कल्याणकारी शासन पर जाके खत्म होती है। तो इस कहानी के बिल्कुल मूल में चलते हैं। प्रथम महान साम्राज्य और मौर्य शक्ति की स्थापना। सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस साम्राज्य की विशालता वाकई कल्पना से भी परे थी। पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, वो इस पूरे साम्राज्य की धड़कन हुआ करता था, इनकी राजधानी। इसके अलावा तक्षशिला और उज्जैन जैसे शहर भी व्यापार और सत्ता के बड़े केंद्र थे। तक्षशिला से उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया का रास्ता खुलता था और उज्जैन उत्तर से दक्षिण जाने वाले मुख्य मार्ग पर पड़ता था। एक बेहतरीन रणनीतिक पकड़ थी इनकी। अब जरा इस प्रशासन के पैमाने का अंदाजा लगाइए। अगर हम 2300 साल पहले के इस मौर्य साम्राज्य को आज के दक्षिण एशिया के नक्शे पर रखें, तो ये उस विशाल क्षेत्र को कवर करता था जो आज कई अलग अलग देशों और अनगिनत राज्यों की सीमाओं में बटा हुआ है। इतनी विशाल, इतनी विविध भूमि को एक ही व्यवस्था के नीचे लाना इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इतने विशाल साम्राज्य पर शासन करना, प्राचीन प्रशासन की जटिलता। जाहिर है, इतने बड़े भूभाग को महज एक राजधानी से चलाना बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके लिए एक बेहद कसी हुई प्रशासनिक मशीनरी तैयार की गई थी। सबसे ऊपर सम्राट और उनकी मदद के लिए अमात्य यानी मंत्री हुआ करते थे। बाहरी प्रांतों को सीधे राजकुमार संभालते थे और एकदम ग्राउंड लेवल पर यानी गांवों की जिम्मेदारी ग्रामीण के पास थी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? पूरे साम्राज्य में जासूसों का एक जबरदस्त सीक्रेट नेटवर्क फैला हुआ था जो हर छोटी बड़ी खबर सीधे राजा तक पहुंचाता था। अब इतने बड़े प्रशासन और एक विशाल सेना को मेंटेन करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो ये फंड्स आते कहाँ से थे? इसका मुख्य स्रोत था कृषि कर। समाहर्ता यानी टैक्स कलेक्टर्स उपज का छठा हिस्सा या कई बार 1/4 तक टैक्स के रूप में वसूलते थे। देखा जाए तो किसानों की इसी मेहनत के दम पर इतने विशाल साम्राज्य की नींव टिकी हुई थी। फिर आती है कलिंग की त्रासदी, वो युद्ध जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। लाखों, जी हाँ लाखों, जब अशोक ने कलिंग, जिसे आज हम ओडिशा कहते हैं, वहां चढ़ाई की, तो जो घमासान हुआ उसकी भयावहता इसी एक शब्द में सिमटी है। कलिंग की हार हुई, लेकिन इस खूनी संघर्ष में लाखों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए, अनगिनत परिवार उजड़ गए। ये एक ऐसी भयंकर मानवीय त्रासदी थी जिसके बारे में सोचकर ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस अकल्पनीय विनाश ने उस अजेय सम्राट को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो शायद ही कोई करता है। अपने इस भारी पछताव को उन्होंने पत्थरों पर हमेशा के लिए उकेर दिया। उन्होंने लिखवाया, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता और इससे मुझे बहुत गहरा दुख हुआ है। जरा सोचिए, एक ताकतवर विजयी सम्राट का अपनी ही शानदार जीत पर सरेआम इस तरह से शोक मनाना। विश्व इतिहास में यह अपने आप में एकदम अनोखी घटना थी। यहीं से शुरू होता है धम्म का मार्ग, युद्ध से कल्याण की ओर, एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव। उस भयानक मंजर के बाद अशोक ने फैसला किया कि अब वो तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से दिलों पर राज करेंगे, और यहीं से जन्म हुआ धम्म का। ये असल में संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित होने के बाद अशोक ने धर्म को सिर्फ कर्मकांडों या पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे पूरी तरह से नैतिकता से जोड़ दिया। उनके इस नए धम्म का सीधा सा मतलब था अहिंसा, सहिष्णुता और हर एक इंसान, हर एक धर्म का सच्चा सम्मान। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं, उन्होंने सच में ग्राउंड पर काम किया। इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों तक के लिए बाकायदा अस्पताल खुलवाए गए जहां मुफ्त इलाज और औषधियां मिलती थीं। सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए गए, यात्रियों के लिए कुएं खुदवाए गए।
जो कल तक एक खूंखार विजेता था, वो अब पूरी तरह से अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला एक परोपकारी राजा बन चुका था। एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। खैर, अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भाई शांति का ये नया संदेश इतने विशाल साम्राज्य में कोने कोने तक पहुंचेगा कैसे। इसका जवाब बने विशाल शिलालेख। अशोक ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। उन्होंने एलीट क्लास की संस्कृत भाषा के बजाय आम जनता की प्राकृत भाषा और प्राचीन ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया। और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनके लिए बकायदा अधिकारियों को ड्यूटी दी गई कि वो चौराहों पर खड़े होकर इन संदेशों को जोर जोर से पढ़कर सुनाएं। मतलब ये प्राचीन काल का एक मास्टर क्लास मास कम्युनिकेशन था। वक्त बीतता गया और लोग धीरे धीरे ब्राह्मी लिपि को भूल गए। अशोक के ये पत्थर के संदेश बस एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गए। फिर आता है साल 1837। जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने सालों की माथापच्ची के बाद आखिरकार इस प्राचीन ब्राह्मी लिपि का कोड क्रैक कर लिया। और बस इसी एक ऐतिहासिक खोज ने मॉडर्न दुनिया को वापस उस महान सम्राट के विचारों से जोड़ दिया। एक स्थायी आधुनिक विरासत। आधुनिक युग में हमारे प्राचीन प्रतीक। तो हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, सारनाथ का सिंह स्तंभ। इसके बिल्कुल बीच में मौजूद है 24 तीलियों वाला एक चक्र। अशोक ने इसे धम्म चक्र के रूप में बनवाया था। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो शांति और कर्तव्य के इसी प्राचीन प्रतीक को हमारे आधुनिक तिरंगे के बिल्कुल बीचों बीच पूरे सम्मान के साथ जगह दी गई। और बात सिर्फ सारनाथ पर खत्म नहीं होती। रामपुरवा का ये सांड अशोक के शासनकाल की एक और लाजवाब कलाकृति है। उस दौर में इसे पॉलिश करके बिल्कुल शीशे की तरह चमका दिया गया था। आज ये मास्टरपीस हमारे राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा रहा है। अशोक का वो वैचारिक और कलात्मक प्रभाव आज भी हमारे देश के सबसे बड़े संस्थानों में पूरी तरह से जिंदा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अशोक का युद्ध से जन कल्याण की ओर जो ये बदलाव था, ये उन्हें इतिहास के बाकी महान राजाओं से अलग कैसे बनाता है। देखिए, सिकंदर से लेकर नेपोलियन तक इतिहास विजेताओं से भरा पड़ा है। लेकिन ऐसे कितने हुए जिन्होंने बेतहाशा ताकत हासिल की, एक भयंकर खूनी युद्ध जीता और फिर अपनी ही मर्जी से हमेशा हमेशा के लिए हिंसा को त्याग दिया। अशोक की असली महानता उनके जीते गए राज्यों में नहीं है, बल्कि अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं पर पाई गई उस जीत में है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अध्याय 9 प्रथम साम्राज्य। शीर्षक अध्याय 9 प्रथम साम्राज्य। बॉक्स में पाठ। सुरेश अपनी मां के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने पटना के गांधी मैदान में आया। कुछ ही देर में निर्धारित समय पर विभिन्न झांकियों के सुंदर दृश्य सामने से गुजरने लगा। ऐसी ही एक झांकी थी जिस पर लिखा था, मगध साम्राज्य का महान सम्राट अशोक। मानचित्र विवरण। अध्याय 7 में आप लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा है। ये सारे महाजनपद हैं। स्थानों के नाम: लंपक, कंधार, मानसेहरा, शाहबाजगरी, कलसी, टोपारा, बहापुर, दिल्ली, मेरठ, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया राज, लोरिया नंदनगढ़, पाटलिपुत्र, गुजर्रा, कौशाम्बी, सारनाथ, उज्जैन, सांची, रूपनाथ, गिरनार, पंगुरारिया, सोपारा, सन्नति, कलिंग, जौगढ़, मस्की, येरागुदी, ब्रह्मगिरी। धीरे धीरे मगध साम्राज्य के अधीन होते जा रहे थे। मगध का राज्य दूसरे राज्यों को सैन्य विजय एवं वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने में मिलाकर बड़ा होता जा रहा था। 273 ईस्वी पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। इसके साम्राज्य की राजधानी आज का पटना पाटलिपुत्र थी। जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे साम्राज्य कहते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। इसके साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर में गंधार एवं कश्मीर, पश्चिम में सौराष्ट्र एवं दक्षिण में कर्नाटक तक विजय अभियान किया था। अशोक ने कलिंग का क्षेत्र समाहित किया, लेकिन इसके बाद उसने युद्धों का परित्याग कर कल्याणकारी उपायों से शासन चलाने का निर्णय लिया। प्रशासन। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए अनेक उच्च पदाधिकारी, अमात्य और मंत्री रहते थे। पुरोहित धार्मिक कार्यों में राजा को सहयोग देते थे। राजस्व, खजाने की देखरेख कोषाध्यक्ष करते थे। समाहर्ता अथवा राजस्व संग्रहकर्ता का काम कर इकट्ठा करना होता था। आय का मुख्य स्रोत जमीन से मिलने वाला कर, भू राजस्व था।
ये कुल उत्पादन का 1/6 भाग या 1/4 भाग होता था। प्रांत और जिले। मौर्य साम्राज्य के भीतर 4 प्रांत मगध, तक्षशिला, उज्जैन एवं स्वर्णगिरि प्रमुख थे। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था। इन जिलों की देखभाल स्थानिकों एवं गांवों की देखभाल गांव के मुखिया, जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था, के द्वारा की जाती थी। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था। लोक कल्याण। अशोक ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए। सड़क के किनारे पेड़ लगवाए और जगह जगह पर कुएं भी खुदवाए गए। बॉक्स। अशोक की शासन व्यवस्था द्वारा किए गए प्रजाहित के कार्यों की तुलना आज की शासन व्यवस्था से करें। कलिंग युद्ध। भारत में आज जहां उड़ीसा राज्य है, वहीं सम्राट अशोक के समय कलिंग नाम का राज्य था। युद्ध जीतकर भी अशोक का मन दुख से भर गया। नीला बॉक्स। पत्थर की चट्टानों पर अंकित अशोक के अभिलेखों की संख्या सबसे अधिक है। सासाराम से 2 मील पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख आज भी दर्शनीय है। अशोक का संदेश। अंश राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं मानता हूं कि धर्म, व्यवहार से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं इन बातों को खुदवा रहा हूं ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात न सोचें। अशोक का धम्म। अशोक के धम्म में न तो कोई देवी देवता थे और न ही उसमें कोई व्रत, उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी। वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों से काफी प्रभावित था। मुख्य सिद्धांत। बड़ों का आदर, छोटों के साथ अच्छा व्यवहार, अहिंसा और दान। भाभु अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। संदेश 1 व 2। जीवों की बलि पर रोक और व्यर्थ के कर्मकांडों जैसे विवाह, जन्म के अवसर पर होने वाले संस्कार के बजाय नैतिक व्यवहार पर जोर। संदेश 3। दूसरे धर्मों की बुराई करना गलत है। हर वक्त दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। अभिलेख और लिपि। अधिकांश राजाज्ञाएं ब्राह्मी लिपि में हैं। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। वर्तमान जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। धम्म प्रचार। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। राष्ट्रीय चिन्ह। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। इसके नीचे सत्यमेव जयते अंकित है। कलाकृतियां। रामपुरवा में मिला अशोक स्तंभ अब राष्ट्रपति भवन में और लौरिया नंदनगढ़ का सानचित्र। 1। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कब सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? उत्तर। मगध। कारण। मगध मौर्य साम्राज्य का केंद्र था और अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वहीं शासन किया। ख। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? उत्तर। महात्मा बुद्ध। कारण। स्रोतों के अनुसार अशोक बुद्ध के उपदेशों से काफी प्रभावित थे और उनका धम्म उन्हीं विचारों से प्रेरित था। ग। अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता था। उत्तर। अमात्य। कारण। प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता के लिए अमात्य और मंत्री नियुक्त किए जाते थे। घ। किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? उत्तर। कलिंग। कारण। इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार और लाखों लोगों की मृत्यु ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। अगत। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? उत्तर। जेम्स प्रिंसेप। कारण। 1837 में उन्होंने ही इस प्राचीन लिपि को पहली बार सफलतापूर्वक पढ़ा था। 2। सही व गलत कथन। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए आने जाने का मार्ग था। सही। सम्राट अशोक ने अपने संदेश पुस्तकों में लिखवाए थे। गलत कारण। उन्होंने संदेश शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाए थे। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। गलत कारण। कलिंग आज के ओडिशा राज्य में स्थित है। अशोक के धम्म में पूजा पाठ करना अनिवार्य था। गलत कारण। उनके धम्म में किसी देवी देवता की पूजा या यज्ञ का स्थान नहीं था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। सही। अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। सही। 3। एक वाक्य में उत्तर। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आज कलिंग भारत के ओडिशा राज्य में है।
एक बड़ों का आदर करना और जीवों पर दया करना। इफ राजस्व संग्रहकर्ता समाहर्ता का कार्य कर विशेषकर भू राजस्व इकट्ठा करना था। वी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। वी अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। 4. मानवीय मूल्य। अशोक के धम्म में अहिंसा, सहिष्णुता, दया, बड़ों का सम्मान और छोटों के प्रति प्रेम जैसे मानवीय मूल्य निहित थे। कारण, उन्होंने युद्ध का त्याग कर जीवों की रक्षा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर दिया। 5. चर्चा के प्रश्न। आय प्राकृत भाषा में क्यों? क्योंकि उस समय प्राकृत जनसाधारण की भाषा थी, जिससे आम जनता संदेशों को आसानी से समझ सके। आज के प्रशासन से समानता, लोक कल्याणकारी कार्य, अस्पताल, सड़क निर्माण, कर संग्रह प्रणाली और स्थानीय स्वशासन ग्राम स्तर पर। अन्य राजाओं से अलग क्यों? क्योंकि अशोक ने विजय प्राप्त करने के बाद भी युद्ध का त्याग किया और धम्म, नैतिकता के माध्यम से शासन करने का मार्ग चुना।